for capital expenditure. It was our effort. –2021 2022 के लिए देश का पहला पेपरलेस आम बजट का पिटारा खुल चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2021-2022 पेश कर दिया है। बजट में वित्त मंत्री का सेहत, शिक्षा, सड़क पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। साथ ही बजट में देश में नाराज अन्नदाताओं को खुश करने की भी कोशिश की गई। आइए जानने की कोशिश करते हैं बजट में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सामान हैं जो सस्ते हुए हैं, यानी क्या क्या सस्ता हुआ है। सोना, चांदी, स्टील, लोहा, तांबा, पेंट, पॉलिएस्टर और चमड़े का जो सामान है वो सस्ता हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो कृषि उपकरणों की, तो कृषि उपकरण इन्हें सस्ता किया जा रहा है इस बजट में। और बिजली इंश्योरेंस भी सस्ता हुआ है, यानी मोटे तौर पर देशवासियों को एक राहत देने की कोशिश इन सामान में हुई है। और इसमें किसानों से जुड़ी चीजें भी हैं, जैसे कृषि के उपकरण और चमड़े का सामान है जो सस्ता हुआ है, लोहा सस्ता हुआ है, सोना चांदी इसे सस्ता किया गया है। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जिन पर महंगाई की मार पड़ी है, यानी ये चीजें जो महंगी हुई हैं। तो इस बार बजट में क्या क्या महंगा हुआ है ये भी जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद महंगे हुए हैं, मोबाइल और चार्जर खरीदना महंगा होने जा रहा है। विदेशी रत्न, सिल्क के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स, वो भी महंगे हो रहे हैं। सूती कपड़े, चमड़े के जूते, स्टील, ऑटो पार्ट्स, सोलर इन्वर्टर महंगा होने वाला है। और अब सब इस बात की करेंगे कि आखिर किसके खाते में क्या गया, यानी किसके लिए ये बजट बेहद खास रहा है ये बताएं। उससे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं सस्ता और महंगा। मेरे सामने आप देख सकते हैं वो सामान जो कि सस्ते हुए हैं वो, और जो महंगे हुए हैं यानी जिन पर महंगाई की मार पड़ी है, जिन चीजों पर जिन्हें खरीदना अब मुश्किल हो चला है, जिसके लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, उन सामानों की लिस्ट भी आप महंगे के सेक्शन में मेरे सामने देख पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए सेक्टर बाइफोकेशंस की, यानी किस सेक्टर को इस बजट में क्या कुछ दिया गया है, क्या क्या प्रावधान किस सेक्टर में हुए, तो वो जान लीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2.23 लाख करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। इसके अलावा रेलवे 1.10 लाख करोड़ रेलवे के लिए अलॉट हुआ है। अब डिजिटल इंडिया का जो सपना है, जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना रही है केंद्र सरकार की, उसके लिए 3700 करोड़ रुपए का आवंटन ये बजट कर रहा है, वित्त मंत्री ने किया है। कोरोना वैक्सीन 35,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं कोरोना वैक्सीन के क्षेत्र में। जनगणना के कार्य में 3,760 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। और सड़क परिवहन की बात कर लें तो 1.18 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, अलॉट किए जा रहे हैं सड़क परिवहन में। और अब बात कर लें किसकी लॉटरी लगी है, यानी किसकी उड़ के लगी है, ये जान लीजिए। तो हेल्थ सेक्टर में जो अलॉटमेंट है उसमें इजाफा किया गया, और ये इजाफा है 135% का। हेल्थ सेक्टर में 135% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए बुजुर्गों की, तो उनकी जो पेंशन है उस पर टैक्स में छूट दी गई है। बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, एफडीआई में भी इजाफा किया गया है। अब बात कर लेते हैं सड़कों की, तो कोलकाता सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे का इस बजट में ऐलान हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर हाईवे बनाए जाने हैं। वहीं असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का वादा भी ये बजट कर रहा है। तमिलनाडु को टेक्सटाइल पार्क से फायदा होगा। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1.03 लाख करोड़ अलॉट हो रहे हैं। केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ रुपए अलॉट हो रहे हैं। और मुंबई से कन्याकुमारी तक इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान इस बजट में हुआ है। तो प्रमुख तौर पर ये बजट की हाइलाइट्स हैं। आज जो आम बजट आया उसके बाद न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार हमने आपको बताया कि बजट में क्या खास है, किन किन सेक्टर्स को कितना आवंटन हुआ है, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। इसके अलावा दिन भर हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े थे उनके साथ हमने एनालिसिस भी किया था कि आखिर ये बजट देश को किस दिशा में ले जाने वाला है। और आइए अब आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं बजट से
जुड़ी हुई रिपोर्ट्स बात करते हैं कोरोना संकट से जूझते देश के आम बजट की, जिस पर न सिर्फ साल 2020 में आई आफत से निपटने की जिम्मेदारी है, बल्कि देश को मुश्किलों से भी निकालना है। यानी देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती भी है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। आत्मनिर्भर भारत का बजट, बेहतर 22 का बजट। 2 घंटे से करीब 10 मिनट कम के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही बड़े ऐलान किए और इसकी शुरुआत की गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का जिक्र करके। Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. गुरुदेव की इन पंक्तियों के जिक्र का मकसद था मुश्किल वक्त में देशवासियों की उम्मीद को जगाए रखना और साल 21-22 के बजट पेश होने से पहले आम और खास की उम्मीदें भी कुछ ऐसी ही थी। अब सवाल है कि लोकसभा में साल 21-22 के लिए जो बजट पेश किया गया उसमें क्या क्या खास है, आप खुद सुनिए। There are two important feature of this budget. It is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on. And also to, as a second feature, attend to the need of the health sector. तो बता दें कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान 2 ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका असर सीधे आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। पहली, आयकर स्लैब को लेकर हुआ ऐलान और दूसरा, बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। चलिए पहले सस्ते और महंगे के बारे में जानते हैं। इस बजट में विदेशी मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर, सोलर उपकरण और कॉटन महंगा हुआ है, जबकि स्टील का सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान और चमड़े से बना हुआ सामान सस्ता हुआ है। इसके अलावा आम लोगों की नजरें टैक्स स्लैब पर टिकी होती हैं। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। लोगों को उम्मीद थी कि 2.5 लाख के बजाय इस बार 3 लाख की कमाई तक टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरीके से 2 तिमाही में अर्थव्यवस्था नेगेटिव रही है, उसको देखते हुए इस बार टैक्स नहीं बढ़ना किसी राहत पैकेज से जरा भी कम नहीं है। हालांकि इस बजट में डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का कृषि सेस लगाया गया है, लेकिन ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों की जेब पर इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए अब इस बजट की खास बातों को जान लेते हैं। मसलन ये कि इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,23,846 करोड़ का ऐलान किया गया, जो कि पिछले बार की बजट राशि से 137% ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। बीमा के क्षेत्र में सरकार ने FDI की सीमा 74% तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा। कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के जरिए 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां हटेंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट को कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए इस बार बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मजबूत होते भारत के आत्मनिर्भर बजट से मिडिल क्लास को निराशा हाथ लगी है। तकरीबन हर सेक्टर को सौगात है, इसके बावजूद मिडिल क्लास के हाथ
खाली ही रहे। हालांकि सीनियर सिटीजन को थोड़ी राहत और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कोशिश ने एक उम्मीद जरूर जगाई है। मिडिल क्लास पर एग्री सेस की मार। आयकर दाता के हाथ खाली। लेकिन सीनियर सिटीजन को मिली बड़ी सौगात। For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. कोरोना काल के पहले बजट में भले ही मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ खास नहीं निकला, लेकिन सीनियर सिटीजन को बजट में बड़ी राहत मिली है। देश की आजादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर 75 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन के लिए सरकार नया तोहफा लेकर आई है। हालांकि कोरोना की मार झेल रहे मिडिल क्लास को वित्त मंत्री से कोई राहत नहीं मिली, लेकिन वित्त मंत्री ने इस क्लास पर कोई नया टैक्स न लगाने का ऐलान कर थोड़ी राहत जरूर दी। Our tax system has to be transparent, efficient, and should promote investments and employment in our country. At the same time, it should put minimum burden on our taxpayers. बजट 2021-22 में मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, आयकर में कोई नई छूट नहीं दी गई। हालांकि किफायती घर खरीदने पर ब्याज छूट और 1 साल के लिए बढ़ा दी गई, तो स्टार्टअप के टैक्स छूट को भी 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। वित्त मंत्री ने पिछले साल का बजट पेश करते हुए टैक्स पेयर्स को 2 तरह का विकल्प चुनने की आजादी दी थी। हालांकि वित्त मंत्री ने आयकर सिस्टम को पारदर्शी बनाने का वादा जरूर किया है और आयकर दाताओं के मन में कानून के खौफ को कम करने की पहल भी की है। I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. वहीं छोटे टैक्स पेयर्स के लिए फेसलेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव दिया गया। To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency and accountability. कोरोना संकट और बढ़ते राजस्व घाटे के बीच वित्त मंत्री ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश की। भले ही मिडिल क्लास को कोई खास राहत नहीं मिली, लेकिन टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने की मुहिम आत्मनिर्भर भारत के नारे को मजबूत करने वाला है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी कई बड़े ऐलान हुए। बजट 2021-2022 को देश के हेल्थ सिस्टम के लिए बूस्टर डोज देने वाला बजट माना जा रहा है। इस दशक के पहले बजट के साथ साथ ये बजट कोरोना के संक्रमण काल का भी पहला बजट है और इस वजह से हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर किस तरह की घोषणाएं करती हैं। वित्त मंत्री ने भी लोगों की उम्मीदों का पूरा ख्याल रखा और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए करने का ऐलान कर दिया। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22. 2,23,846 करोड़ रुपए का जो ऐलान हुआ, उस बजट का कहां और क्या इस्तेमाल होने वाला है, अब वो समझ लीजिए। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश भर के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। 17,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। निमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा।
वायरोलॉजी के 4 रीजनल संस्थान और 9 बायो लैब बनाई जाएंगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को एडवांस बनाया जाएगा और सभी राज्यों का हेल्थ डाटाबेस तैयार किया जाएगा। लोगों की सेहत सुधारने वाले इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए इन घोषणाओं के साथ साथ अगले 5 साल में शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। साथ ही स्वच्छता के लिए करीब 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सेहत सुधारने के साथ साथ इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कई खास ऐलान किए गए हैं। मसलन देश भर में 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर मैडम वित्त मंत्री के पिटारे से निकला तो बहुत कुछ है और उम्मीद है कि इससे देश की सेहत भी सुधरेगी। अब देखना ये है कि बजट भाषण में की गई घोषणाएं कब तक पूरी होती हैं और कब से आम लोगों को उसका फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेती किसानी पर लंबी बात की। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार किसानों के भले के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी उनके भले के लिए कई योजनाएं लेकर आएगी। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सोमवार को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में हंगामा करने लगे। हालांकि इस हंगामे और किसान आंदोलन के बीच वित्त मंत्री ने देश को बताया कि उनकी सरकार किसानों के भले के लिए न सिर्फ संकल्पित है बल्कि वो उनके भले के लिए कई योजनाएं भी लेकर आई। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने विस्तार से बताया कि उनकी सरकार एमएसपी पर किसानों से लगातार फसलें खरीद रही है और इस खरीदारी की रकम में साल दर साल इजाफा ही हो रहा है। In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Public health. यहाँ वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार की कोशिशों की वजह से गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी बढ़ गई। यहाँ गेहूं के साथ ही वित्त मंत्री ने एमएसपी पर धान की खरीदारी का भी जिक्र किया। For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, this is further, in 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की धान की खरीद की वजह से पिछले साल 1.24 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था, जबकि इस बार 1.54 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। यहाँ अपने भाषण में वित्त मंत्री दालों की खरीदारी का भी ब्यौरा दे रही हैं। In the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was
236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. वित्त मंत्री ने एमएसपी खरीद का तो ब्यौरा देश को दिया ही, साथ ही उन योजनाओं के बारे में भी बताया जिनका प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है, जिसमें सरकार स्वामित्व योजना का सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों में विस्तार करेगी। वित्त वर्ष 2022 के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में 33% बढ़ोतरी की गई है। बजट में सूक्ष्म सिंचाई कोष को भी दोगुना किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना में खराब होने वाले 22 और उत्पाद शामिल होंगे। 1000 अन्य मंडियों को इनाम से जोड़ने की सरकार की योजना है। एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढांचा कोष तक पहुंच प्रदान की जाएगी। मछली पकड़ने के लिए 5 प्रमुख केंद्रों में और निवेश प्रस्तावित है, जबकि तमिलनाडु के बहुउद्देशीय समुद्री घास पार्क स्थापित किया जाएगा। साफ है, सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात पर लगातार कायम है और इसका खाका सरकार ने अपने बजट में खींच लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी बजट को नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट उन्होंने बताया है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। और दूसरी तरफ बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र को घेरा। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे ट्वीट किया, आमजन के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही हैं। पेट्रोल डीजल पर लगे नए सेस लगाकर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आखिर में आमजन पर आएगा। बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। यह केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है। यूपीए सरकार के समय एफडीआई के मुखर विरोधी रही भाजपा सरकार में आने के बाद से एफडीआई को बढ़ावा दे रही है, जिसकी झलक बजट में भी दिखी। अगर पूर्व में
सिर्फ राजनीतिक कारणों से एफडीआई का विरोध करने की जगह देश हित में बीजेपी ने यूपीए का सहयोग किया होता तो इस दिशा में देश और भी आगे होता। बजट को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और बजट को आम लोगों के खिलाफ बताया। मध्यम वर्ग को और गरीब लोगों को, खासकर बेरोजगारों को कुछ हाथ नहीं लगा। देश में आज जो कृषि कानून के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं किसानों पर और कृषक समाज के लोगों के ऊपर कुछ मरहम लगाने का काम सरकार करेगी, लेकिन आप बजट देखिए, इसमें कृषि के बजट को कम किया गया है। आज जो पेश किया गया बजट वो पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। उसमें बेरोजगारी दूर करने की कोई उपाय नहीं है, उसमें किसानों को राहत देने की कोई योजना नहीं है। देश को महंगाई के जाल में तो पहले ही फंसा चुकी है मोदी सरकार। इस देश के नौजवान को, गांव को, गरीब को, खेत को, खलियान को रोटी और रोजगार चाहिए। अब बड़े रोजगार की बात होती, टैक्स स्लैब में बड़ी छूट होती, और जो टैक्स पेयर नहीं है उनकी संख्या तो बहुत बड़ी तादाद में है। देश के प्रधानमंत्री जी भयभीत हुए हैं तो राजस्थान को पूरी तरीके से अवॉइड किया। राजस्थान की जनता ने 25 एमपी भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दिए और आज बजट में राजस्थान का नाम नहीं है। ये बड़ी निराशापूर्वक बात है। बजट के बारे में एक शेर मुझे याद आता है, कुछ अलग था अलविदा कहने का अंदाज उनका, कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, कुछ यूं हुए उनकी मोहब्बत में आबाद, कुछ लुटा भी नहीं, कुछ बचा भी नहीं। घोर निराशाजनक है। जितनी उम्मीदें इन्होंने पैदा की थी उतना ही उल्टा हुआ है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया उसमें राजकोषीय घाटा 6.8% तक उन्होंने रखा है। इधर बीजेपी नेताओं ने आम बजट की सराहना की और बजट को विकास का बजट बताया। इस बजट के प्रावधान भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ साथ जो वायदे किए, जो प्रतिबद्धता दी लोक कल्याण की, उसकी भावना साफ तौर पर दिखाई देती है। स्वास्थ्य, कृषि, मजदूर, सीनियर सिटीजन और भारत का बुनियादी विकास, ये सब इसमें समाहित हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बजट एक माइलस्टोन बजट होगा और जिस तरह से इस बजट के बाद में सभी सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आएगी, निश्चित रूप से जो हमारा अल्टीमेट गोल, विजन जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, उसको प्राप्त करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। आज ये अगर एग्रीकल्चर का बजट है वो 1,35,000 करोड़ तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से इससे किसान को आने वाले समय के अंदर लाभ होगा और ये बजट ही दर्शाता है कि किसान के हित का ये बजट है। आम बजट में राजस्थान को डायरेक्ट कुछ नहीं मिला है, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इस बजट से प्रदेश के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में बूम आने की संभावना है। वहीं आज घोषित 7 टेक्सटाइल पार्क्स में से भी प्रदेश को एक पार्क मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और बजट को लेकर सीआईआई राजस्थान के चेयरमैन विशाल वैद और अन्य मेंबर्स से बात की संवाददाता सचिन कुमार ने। केंद्रीय बजट को लेकर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ने उसका स्वागत किया है। सीआईआई राजस्थान के चेयरमैन हैं, सीआईआई और बाकी मेंबर्स, उनसे बात करेंगे किस तरह से बजट को देखते हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया कि बजट को किस तरह से देख रहे हैं आप? बजट इंडस्ट्री इसका स्वागत करती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एमएसएमई के लिए इसमें बहुत कुछ है। पीएलआई स्कीम की बात करें, आरएनडी पे जो पैसा स्पेंड होगा, इंफ्रा पे पैसा जो स्पेंड होगा, या इवन जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये सब स्वागत योग्य है। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में टेक्सटाइल पार्क के लिए जैसे बोला है तो आशा करते हैं भीलवाड़ा में हमें मिलेगा। मैम, हेल्थ एजुकेशन को लेकर किस तरह से आप देखते हैं इस बजट में, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक क्योंकि फोकस हेल्थ पे है और ये कहा गया है कि अगले इतने सारे इंस्टीट्यूट खोलेंगे, बायोलॉजी के इंस्टीट्यूट खोलेंगे, 602 डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर यूनिट्स खोलेंगे, तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट यही होगा कि सारे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, इन सब ये सब आगे बढ़ेंगे और खुलेंगे। मैं ये कहना चाहती थी कि हेल्थ केयर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा सरकार करना चाहती है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए आपको
आदमी लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे किस सेक्टर पे आप बात करेंगे और पोल ओवर बजट को किससे देखते हैं? एक ऑटो पॉलिसी, ये पुराने व्हीकल की सैल्वेज करने की पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है, वॉलंटरी पॉलिसी। आई थिंक ये एक नए सेक्टर को जन्म देगा और ऑटो सेक्टर में जो डिमांड है उसको वापस से पेंट अप डिमांड बढ़ेगी एंड रोजगार भी बढ़ेगा। और सेकेंडली सीआईआई ने डीएफआई के लिए बहुत प्रेशर सरकार को 2 साल से दिया था और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डीएफआई बना रही है सरकार। ये बहुत ही वेलकम मूव है। इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट एक और डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी को ले आएगी तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा, मोनोपोली खत्म होगी जो अभी डिस्कॉम्स की है और जो वो मनमाने तरीके से दाम बढ़ा रहे हैं, तो अब वो आगे कंपटीशन हो जाएगा तो दाम कम होंगे। इस बार बजट जो है वो इंडस्ट्री को फोकस करके बनाया जाए और कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया जो है बजट आने के बाद व्यापार जगत से सामने आ रही है और इंडस्ट्री जगत से सामने आ रही है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे शहर शहर आग के तांडव की।